नमस्कार दोस्तों। रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एसपीटी एप्लीकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की पुस्तक, जो कि बेहद ही कारगर और बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों, इस पुस्तक में 31 वर्षों के पिछले 31 वर्षों के हल प्रश्न पत्र को भी शामिल किया गया है, जो कि वर्ष 1992 से लेकर के वर्ष 2023 तक पूर्ण रूप से अपडेटेड पुस्तक है। और इसमें इसमें कुल मिलाकर के 1980 सेट्स हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसका मुख्य आकर्षण है रेलवे, भारतीय रेल एक परिचय, उसके बाद में विश्व और भारत का इतिहास, विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, उसके बाद में भारत के राज्य, भारत के एक परिचय, उसके बाद में विश्व का भी एक दर्शन और सामयिक समसामयिक घटना चक्र। इसके साथ ही जनसंख्या 2011 से भी प्रश्न मिलेंगे और हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। इसके साथ साथ ही दोस्तों बात करें तो कुल मिलाकर के इसमें 1980 सेट्स हैं। दोस्तों, आइए एक बार इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें से विषय सूची एक से लेकर के एक अध्याय से लेकर के हम लोग इसमें कुल मिलाकर बात करें तो 47 अध्याय तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि भारत के पर्वत, पठार, मैदान और नदियों से संबंधित रहा था। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद में कृषि एवं पशुपालन से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान के साथ। और एक बात मैं बोलूँ सेशन शुरू करने से पहले कि अभी तक आप लोग इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं लोग आज के सेशन को। दोस्तों, आज का सेशन जो कि क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से संबंधित रहने वाला है, इसमें हम लोग क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पहले पॉइंट को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजों के समय शिमला जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और सेवा उत्पादन में अग्रणी राज्य सेव उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। उसके बाद में भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो है दोस्तों टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है और इसका निर्माण 2006 ईस्वी में भागीरथी नदी पर हुआ था। जबकि भारत का सबसे लंबे बांध की बात करें तो ये हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर ओडिशा में है, जिसका निर्माण 1956 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में सबसे प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो एक कुरुक्षेत्र है, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके बाद में पलासी जो है वो पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में स्थित है। जबकि हल्दी घाटी जो है वह दोस्तों वो एक युद्ध भूमि है और ये राजस्थान में है। इसके बाद में हरियाणा वह पहला राज्य है जहाँ सभी गाँवों में बिजली पहुँचाई गई। इसके बाद बात करें तो पानीपत के बारे में बात करें तो पानीपत है दोस्तों हरियाणा में, जबकि पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है वो 1876 ईस्वी में कानपुर में ही स्थापित की गई है। जबकि फूलों की घाटी के नाम से चमोली को जाना जाता है और चमोली है दोस्तों उत्तराखंड में। उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों उत्तराखंड में और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों, तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। उसके बाद में हुंड्रू जलप्रपात जो है दोस्तों वो स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। जबकि बिहार जो है वो बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था और 1936 ईस्वी को उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद में पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। जबकि भारत का पहला उर्वरक कारखाना की बात करें तो इसको 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। उसके बाद में कागज का पहला सफल कारखाना जो है दोस्तों वो लखनऊ में 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया। जबकि भारत में दिया सलाही का प्रथम कारखाना 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। उसके बाद में जूट तथा पटसन के बारे में बात करें तो जूट तथा पटसन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल। जबकि भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात करें तो यह देहरादून में। वहीं बात करें तो सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है, तो वह है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तो वह है चाराओं गोवा में। इसके बाद में कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है दोस्तों गुजरात राज्य और मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है गुजरात। जबकि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1857 ईस्वी में ही की गई थी दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में बात करें तो
शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 ईस्वी में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी, जबकि जबकि सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। और भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट अर्थात स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 ईस्वी को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया था। इसके बाद में नागौर के बारे में बात करें तो नागौर है दोस्तों राजस्थान में, और ये नागौर एक जिला है जो कि राजस्थान का जिला है। उसी में मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। और सोयाबीन उत्पादन के अग्रणी राज्य की बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सांची के स्तूप तथा खजुराहो का मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश में। वहीं भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये रांची में है, जबकि नंदनकानन उद्यान उड़ीसा में है। उसके बाद में सबसे बड़ा गुफा मंदिर की बात करें तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है, और एलोरा कहाँ है तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है दोस्तों कि मलयालम कहाँ की भाषा है, तो मलयालम जो है वो केरल की राज्य भाषा है। और अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसके बाद में बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है, जबकि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। और कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है, जबकि पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। वहीं असोम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असोम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सिंगा वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। और मीनाक्षी मंदिर जो है वह है मदुरई तमिलनाडु में। उसके बाद में गुंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है, और रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद में अयोध्या नगरी के बारे में बात करें तो अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे, जबकि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे, और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और हैदराबाद की बात करें तो ये मूसी नदी पर, जबकि विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर, और लुधियाना सतलज, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जबकि खेतड़ी राजस्थान में है, और वो खेतड़ी जो है वो तंबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में नेपानगर जो है वो कागजी अखबार या अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जबकि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज अर्थात NDA खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बात करें तो बॉम्बे जो है वो हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान असोम में स्थित है। इसके बाद में चंदन वन के बारे में बात करें तो चंदन के जो वन है वो कर्नाटक राज्य में मिलते हैं, और भारत का मैनचेस्टर और भारत के बोस्टन सिटी के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद को। जबकि तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। जबकि कुद्रेमुख की बात करें तो कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है, और नागालैंड की राजभाषा है दोस्तों अंग्रेजी। जबकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इंदौर में है, और मैकाल पर्वत या मैकाल पठार जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो वह है केरल। उसके बाद में इडुक्की परियोजना की बात कर ली तो इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर ही स्थित है, जबकि कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में है। इसके बाद में हम्पी के बारे में बात करें तो हम्पी के खंडहर जो है वो कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य में, जबकि कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद में यक्षगान की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, और कुचिपुड़ी मूल रूप से आंध्र प्रदेश का नृत्य माना जाता है। इसके बाद में कथकली दोस्तों नृत्य का संबंध केरल से है, जबकि मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंध रखता है। वहीं मौन घाटी जिसे कि साइलेंट वैली भी कहा जाता है वो केरल राज्य में है, और हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में है, और अबरख के उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश राज्य है, जो कि अबरख के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उसके बाद में चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद था, जबकि गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में है। वहीं सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जबकि मल्टी आर्ट केंद्र भारत वन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है, जबकि गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, जबकि गोवा जो है वो 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था।
इसके बाद में वुलर झील की बात करें तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और वन अनुसंधान या शोध संस्थान देहरादून में है। दोस्तों गोमतेश्वर की जो मंदिर है, गोमतेश्वर की मूर्ति वो कर्नाटक में स्थित है, जबकि नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। वहीं दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहने का मतलब यह है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र वह है दोस्तों डिगबोई, जो कि असम में है। और इस तरीके से बात करें तो पोंग बांध के बारे में, तो पोंग बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है और ये किस नदी के ऊपर है, तो दोस्तों पोंग बांध है ब्यास नदी पर। और थीन बांध जो कि पंजाब में है और ये रावी नदी पर स्थित है। इसके बाद में हुसैन सागर थर्मल पावर की बात करें तो ये हैदराबाद में है। और सर्वाधिक जनजाति वाला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में ही रहती है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों वो कहाँ है, वो कटक उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो केरल को ही दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, जबकि भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर है दोस्तों कोलकाता। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में बात करें तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है, जबकि मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। और केसर उत्पादक का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। कहने का मतलब है कि पूरी भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एक ही राज्य है, वह है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जबकि सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो कहाँ है, वह है मध्य प्रदेश में। और एरनौर पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। और उरी पन बिजली परियोजना कहाँ है, तो वह है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच में स्थित है। कहने का मतलब है कि भावनगर और सूरत जिला के बीच में खंभात की खाड़ी स्थित है। और एलिफेंटा जलप्रपात है मेघालय में, जबकि कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ है, तो वह है झारखंड में। और जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। इसके बाद में विदर्भ की बात करें तो विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है, जबकि झुमरी तलैया झारखंड में कोडरमा में है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का कोहिनूर कहलाता है। कहने का मतलब है कि भारत का कोहिनूर के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात NCR में दिल्ली से सटे हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद में पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों की बात करें, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 7 राज्य, और वे 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। और पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर वर्ष 1960 ईस्वी को किया गया था, जबकि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके बाद में दोस्तों बात करें नेशनल वुड फॉसिल पार्क के बारे में। अगर प्रश्न पूछे कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है, तो वह है दोस्तों जैसलमेर में। जबकि मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। और थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है, जबकि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। वहीं गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा की बात करें तो गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है दोस्तों कोंकणी। और सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इसके बाद में महाबोधि मंदिर के बारे में बात करें तो महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है, जबकि इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन रायबरेली में है। वहीं इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन की बात करें तो ये श्रीनगर में स्थित है। और भारतीय सब्जी शोध संस्थान की बात करें तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। दोस्तों भारत के अगर सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर को जाना जाता है। और योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति जो है वो उड़ीसा में ही हुई है, जबकि गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को कहा जाता है। और जाड़े में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब गर्मी का दिन होता है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को कहा जाता है, या श्रीनगर में उसकी राजधानी चलती है। उसकी प्रशासनिक कार्य जो है वो श्रीनगर से चलती है। जबकि जब जाड़े का मौसम होता है तो जाड़े के मौसम में जम्मू कश्मीर राज्य की जो राजधानी है वो जम्मू हो जाती है। इसके बाद में श्रवणबेलगोला की बात करें तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों जल्लीकट्टू एक खेल है और जल्लीकट्टू का संबंध तमिलनाडु से है। जबकि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ है, तो यह राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों मुगल काल में सूरत बंदरगाह को
का मक्का कहा जाता था, जबकि राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। और नौवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में है, जबकि नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वह है दोस्तों मैसूर कर्नाटक में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है, जबकि सलाल परियोजना चिनाव नदी पर स्थित है। उसके बाद में काजू उत्पादक अग्रणी राज्य केरल में है, और बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर लोकसभा सांसद को भेजने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक संख्या में लोकसभा सांसद को भेजने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वो काफ़ी जनसंख्या वाला देश है, राज्य है। और उसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, जबकि भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जयपुर शहर का उपनाम है भारत का पेरिस, और भारत के पेरिस के नाम से हम लोग जयपुर शहर को जानते हैं। इसके बाद में बैरीनाग झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। दोस्तों गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है, जबकि कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद में यूरेनियम उत्पादन के बारे में बात करें तो यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है, और मार्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है, तो वह गोवा में। और गोवा में क्या है, तो यह एक बंदरगाह है। कहने का मतलब है कि मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट एक बंदरगाह है, और ये गोवा राज्य में है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में है। कहने का मतलब है कि नागालैंड में सबसे अधिक मात्रा में ईसाई लोग रहते हैं। और वर्ष 1767 से 68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वो मद्रास में हुई थी, जबकि आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कहाँ है, ये कोलकाता में है। इसके बाद में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि बुद्धा स्मृति पार्क पटना बिहार में स्थित है। वहीं साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि यूरेनियम कॉपर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में है, जबकि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। दोस्तों हम लोग बात करें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है, और कूका आंदोलन पंजाब में ही शुरू हुआ था। जबकि कोयाना बांध की बात करें तो कोयाना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में बौद्धों का जो तीर्थ है वो कुशीनगर है, और कुशीनगर कहाँ है, तो वह उत्तर प्रदेश में। जबकि अजमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। और वहीं बात करें कठपुतली के बारे में, तो कठपुतली क्या है, तो कठपुतली है दोस्तों एक लोक नृत्य, और ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है राजस्थान का लोक नृत्य। कहने का मतलब है कि कठपुतली राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। जबकि कुडनकुला पावर स्टेशन की बात करें तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद में नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है, और जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। जबकि डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है, और नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की बात करें तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है, और रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र कहाँ है, तो ये असम में है। उसके बाद में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बुदूर जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है कि तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कहाँ है, वो है दोस्तों रत्नागिरी, उसके बाद में ललितगिरी और उदयगिरी। ये तीनों के तीनों जो हैं वो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हैं, और ये कहाँ है, तो तीनों के तीनों ओडिशा में है। कहने का मतलब है कि तीन प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो हैं वो है रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, और ये तीनों उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। उसके बाद में फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है, जबकि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। उसके बाद में चिराव बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से है, जबकि ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद में एक और तीर्थ स्थल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, वो तीर्थ स्थल है दोस्तों अमरनाथ, और अमरनाथ तीर्थ स्थल है जम्मू कश्मीर में, जबकि विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। वहीं हेरिटेज होटल की बात करें तो हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस कहाँ है, तो ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। जबकि हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है।
और हजरत बल दरगाह बात करें तो हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। वहीं राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह हैदराबाद तेलंगाना में है, जबकि खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसके बाद में राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज या राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है। दोस्तों निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है, जबकि रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। इसके बाद में महाराजगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है और माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो जैनों का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद में लोसुंग त्यौहार की बात करें तो लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है, जबकि तेराताली राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके बाद में विश्व में एकमात्र तैरता हुआ किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है तो वह है मणिपुर में, जबकि प्रसिद्ध मौसमाई गुफा मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है और हरमंदिर साहिब पटना बिहार में स्थित है। उसके बाद में कामाख्या मंदिर की बात करें तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो रंगनाथिट्टू एक पक्षी अभयारण्य है और यह है दोस्तों कर्नाटक में, जबकि डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में स्थित है। और भटकल बंदरगाह की बात करें तो भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिला की जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद में धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा एक स्थान है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और धौलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थान है। उसके बाद में जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है और ये दोनों के दोनों जो हैं वो हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। कहने का मतलब है कि रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है रूपकुंड झील, और ये है दोस्तों उत्तराखंड में। उसके बाद में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है, जबकि सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद में काको जलप्रपात बिहार के नवादा में है और ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। इसके बाद में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ था 1981 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। उसके बाद में बगलिहार बांध की बात करें तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर कश्मीर में है और कपिल धारा जलप्रपात की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में गोएचला पास जो है वो सिक्किम में है। कहने का मतलब है गोएचला एक दर्रा है जो कि सिक्किम में है। उसके बाद में प्रसिद्ध चार धाम है दोस्तों केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री, और ये चारों के चारों जो हैं वो यात्रा का संबंध कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड से है। इसके बाद में बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी। और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है दोस्तों भाखड़ा नांगल, जो कि सतलज नदी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। कहने का मतलब है कि भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये इससे लाभान्वित या इससे किस राज्य को सम्मिलित किया गया है तो इसमें है दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये तीनों राज्य की एक संयुक्त परियोजना है जो कि बहुउद्देशीय परियोजना का नाम से जानी जाती है और ये सतलुज नदी पर है। इस तरीके से बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो कह रहा है कि मंगला नामक तेल कुआं कहाँ है, वह है राजस्थान में, जबकि एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी है और ये कच्छ गुजरात में स्थापित है। इसके बाद में लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती है। इसके बाद में संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है, जबकि गारो खासी एवं जैंतिया जनजाति, यह कहने का मतलब है कि गारो खासी जनजाति जो है वो मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती है, जो कि झूमिंग कृषि करती है। इसके बाद में जारवा की बात करें तो जारवा तथा सेंटिनेलीज ये भी जनजाति है जो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके बाद में जारवा की केवल बात करें तो जारवा भारत की सबसे आद्य जनजाति है। और गद्दी की बात करें तो
गद्दी जो है वो धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है उसकी जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर निवास करती है। इसके बाद में टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रथा है, जबकि बोडो जनजाति गारो पहाड़ी पर रहती है। दोस्तों कचारी जनजाति का संबंध जो है वो असम से है। इसके बाद में गरासिया की बात करें तो गरासिया भी एक जनजाति है जिसका संबंध राजस्थान राज्य से है। दोस्तों चिनाव को हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है। कहने का मतलब है चिनाव नदी जो है उसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। जबकि लुप्तप्राय पक्षी या पशु पक्षियों से संबंधित बात करें तो इसको रेड डेटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद में भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग है नई दिल्ली में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के बारे में। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित देखते हैं पहले पॉइंट को। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि 7वीं अनुसूची को राज्य सूची का विषय है। कहने का मतलब है कि कृषि जो है वो 7वीं अनुसूची के अनुसार वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख हुआ करते थे और देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। इसके बाद में प्रथम कृषि अनुसंधान विज्ञान की बात करें तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में पुडुचेरी में हुई थी। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 ईस्वी में बिहार में पूसा में हुई थी और वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में भारतीय कृषि के इतिहास की बात करें तो भारतीय कृषि का इतिहास नामक एक पुस्तक है और ये पुस्तक लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। कहने का मतलब है कि MS रंधावा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास। उसके बाद में विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, जबकि हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि अमेरिकी व्यक्ति थे उनको माना जाता है। उसके बाद में बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र से ही संबंधित है। जबकि भारत में हरित कृषि की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तों MS स्वामीनाथन को, जबकि हरित क्रांति के जनक देश फिलीपींस है। इसके बाद में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। अगला पॉइंट है कि भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई और जिसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। दोस्तों गेहूं के लिए औसत तापमान की बात करें तो गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक और वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक की जरूरी होती है। कहने का मतलब है कि गेहूं का फसल जो है दोस्तों वो ठंडे प्रदेशों में या ठंडी टेम्परेचर में होती है। जबकि ग्लूटीन नामक प्रोटीन की बात करें तो ये गेहूँ में पाई जाती है। कहने का मतलब है कि गेहूँ में ही ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और गेहूँ उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है जबकि भारत का स्थान दूसरा है। इसके बाद में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है और गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। उसके बाद में सोना, कल्याण, अर्जुन ये सारे की सारे जो हैं वो गेहूं की किस्में हैं और गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद में गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो ये जलोढ़ है और गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। उसके बाद में गेहूं में बात करें तो गेहूं में रस्ट रोग होता है और ये रस्ट रोग जो है वो कवक के कारण ही होता है। जबकि चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है जो कि ग्रामीण कुल गेहूं भी एक पौधा है। उसके बाद में चावल की बात करें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट जो है वो 76% पाया जाता है, प्रोटीन 6 से 7% और वसा 2.5% पाया जाता है। उसके बाद में चावल की खेती के लिए औसत तापमान की बात करें तो चावल की खेती के लिए जो औसत तापमान है वह है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर का होना जरूरी होता है।
दोस्तों चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 अर्थात थायमिन जो है वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद में धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। कहने का मतलब है कि जब धान में जस्ते की कमी हो जाएगी तो उसमें खैरा रोग पकड़ लेगा या वो धान जो है वो खैरा रोग से ग्रसित हो जाएगा। उसके बाद में जया, पद्मा, सोना या मधु ये सारी की सारी जो हैं वो धान की प्रजातियां हैं। दोस्तों विश्व स्तर पे बात करें तो विश्व लेवल में या विश्व में धान के प्रथम बौनी किस्म जो है वो है दोस्तों IR8, जबकि धान की खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है। और पूसा 444 ये बाजरा की एक प्रजाति है, जबकि जबकि पंतजी 114 चन्ना की एक प्रजाति है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक और अगले पॉइंट को। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि तंबाकू में वो विषैला तत्व कौन सा है। दोस्तों तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है, जबकि दलहनी फसलों जैसे कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश, जिसे कि सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दलहनी पौधों की जो जड़ें हैं वे दलहनी पौधों की जड़ों में राजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जबकि दलहनों का राजा चन्ना कहा जाता है और रानी मटर को कहा जाता है। कहने का मतलब है कि दलहनों के राजा के नाम से चन्ना को जाना जाता है और दलहनों की रानी के नाम से मटर को जाना जाता है। जबकि पौधे जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप ग्रहण करते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद में बात करें तो 2 और 4D जो है वो एक खरपतवार नाशी है, जबकि आम का वानस्पति के नाम मैंजीफेरा इंडिका है। और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये बागवानी से, जबकि ओरिकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में वनों और जंगलों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है या सिल्वीकल्चर के अंतर्गत ही वनों और जंगलों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में वृक्षों और वनस्पतियों की बात करें तो वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है, जबकि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और मीठे या फलों के मीठे होने का कारण होता है दोस्तों फ्रक्टोज। कहने का मतलब है कि फ्रक्टोज का जब मात्रा बढ़ता है तो ही फल दोस्तों मीठा होने लगता है या मीठा होता है। इस तरीके से बात करें तो फ्रक्टोज के कारण ही फल जो है वो मीठे होते हैं। इसके बाद में बात करें तो फलों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है और फूलों का खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद में अंगूर लता की बात करें तो अंगूर लता जो है वो टमाटर की एक प्रजाति है, जबकि कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। उसके बाद में मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन होता है, जबकि ब्लास्ट रोग धान से, उसके बाद में हरित बाली रोग बाजरा से और अग्नि नीरजा रोग सेव से संबंधित है। इसके बाद में श्वेत क्रांति के बारे में कुछ बात करें तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, जो कि दूध में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। और इसे सार्थक करने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुजरात के अंदर है। इसके बाद में बात करें तो डॉक्टर बर्गेज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति अर्थात ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। उसके बाद में दूध की शुद्धता के मापने की बात करें तो दूध की शुद्धता की माप जो है वो लैक्टोमीटर से की जाती है। और इसके बाद में बात करें तो दूध में वसा कितना है इसके माप करने के लिए गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूध का pH मान 6.4 से लेकर के 6.6 होता है। और वहीं दूध का पास्चुराइजेशन की बात करें तो दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर ने की थी। उसके बाद में पास्चुकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दोस्तों दूध का रंग अर्थात दूध के रंग की बात करें तो ये सफ़ेद होता है दोस्तों केसिन के कारण, जबकि दूध का रंग या दूध या घी का रंग थोड़ा सा पीला होता है और पीलापन होने का कारण है कैरोटीन। कहने का मतलब है कि दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन के कारण, जबकि दूध का रंग या घी का रंग थोड़ा पीला होता है कैरोटीन के कारण। उसके बाद में दूध में मीठापन होता है लैक्टोज के कारण, जबकि दूध के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। और दूध से दही जो है वो लैक्टोबैसिलस के कारण ही बनता है। कहने का मतलब है जब दूध में लैक्टोबैसिलस की मात्रा अधिक होती है तो दही का निर्माण होता है। और चाय में थीन पाया जाता है। इसके बाद में कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, जबकि अरेबिका एवं रोबस्टा जो है वो कॉफ़ी की किस्में हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। इसके बाद में बात करें दोस्तों चाय बोर्ड के बारे में तो चाय बोर्ड कोलकाता, जबकि कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु और रबर बोर्ड कोट्टायम और
तंबाकू बोर्ड की बात करें तो ये कंटूर में है। उसके बाद में चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण ही होता है। दोस्तों चाय में एक रोग होता है जिसका नाम होता है लाल रस्ट रोग, और ये रोग जो है वो हरे शैवाल के कारण ही होता है। जबकि चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग बात करें तो चिपको आंदोलन जिसे कि वन संरक्षण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हुआ करते थे। इसके बाद में रेशम के कीड़ों को कोनून कहा जाता है जो कि शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। इसके बाद में कपास तथा जूट, कपास और जूट जो है वो रेशेदार फसलें हैं, जबकि जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। दोस्तों जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, जबकि चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसलें होती है। दोस्तों आलू की बात करें तो आलू जो है वो एक प्रकार का तना फसल है, और आलू का संबंध की बात करें तो आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। कहने का मतलब है कि आलू सोलेनेसी कुल के रूप में माना जाता है। और आलू की उत्पत्ति की बात करें तो आलू की उत्पत्ति पेरू, जो कि दक्षिण अफ्रीका का देश है, पेरू में हुई थी। उसके बाद में आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, जबकि नारियल, जिसे कि रेशेदार फल भी कहा जाता है, उसका वास्तविक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। इसके बाद में पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, और पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रास्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। और दालचीनी की बात करें तो दालचीनी जो है वो पौधे की छाल से प्राप्त होता है। उसके बाद में हल्दी तथा जूट ये तना से प्राप्त की जाती है। दोस्तों हल्दी और जूट जो है वो तना से प्राप्त की जाती है, जबकि लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद कपास के रेशे की बात करें तो कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है, जबकि कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। उसके बाद में गुलाबी कीट की बात करें तो गुलाबी कीट कपास से संबंधित है, जबकि गांधी कीट धान से संबंधित है। वहीं मशरूम की बात करें तो मशरूम एक फंजाई है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में लगभग 46% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन में, जिसकी उत्पत्ति चीन से हुई थी। इसके बाद में एपी कल्चर की बात करें तो एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है, जबकि पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके बाद में सेरी कल्चर की बात करें तो ये रेशम उद्योग से है, जबकि वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। इसके बाद भी सब्जी या एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि भारत में सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। इसके बाद में टीका रोग की बात करें तो ये मूंगफली से संबंधित है, जबकि बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। इसके बाद में टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। कहने का मतलब है कि टमाटर का कलर जो लाल होता है वो है दोस्तों लाइकोपीन के कारण ही यह लाल होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। अल्फांसो एवं अम्रपाली जो है वो आम की प्रजाति है, जबकि अम्रपाली शहरी नीलम का संस्करण है। उसके बाद में ट्रीटी केला गेहूं राई तथा पोमेटो अर्थात टोमटैटो आलू टमाटर का संस्करण या क्रॉस है। उसके बाद में ट्रीटी केला की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है, जबकि सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। इसके बाद में गन्ना का लाल सड़ल रोग अर्थात रेड रॉट ये फफूंदी के कारण, जबकि टमाटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। इस तरीके से अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि नींबू में डाइबैक तथा लिटिल चीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है, जबकि आम तथा बैगन में लिटिल चीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। वहीं अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 ईस्वी में राजस्थान राज्य से हुआ था। इसके बाद में फसल बीमा योजना के बारे में बात करें तो फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को लागू की गई थी, जबकि सबसे पुराना फल खजूर को माना जाता है। उसके बाद में बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं, जबकि गरीबों की सेव अमरूद को कहा जाता है। इस तरीके से फलों के राजा के बारे में बात करें तो फलों का राजा आम को कहा जाता है, जबकि फलों की रानी लीची को कहा जाता है। और मसालों की रानी के नाम से इलायची प्रसिद्ध है, जबकि मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। वहीं कृत्रिम रेयन की बात करें तो कृत्रिम रेयन जो है वो सिल्क कहलाता है, जबकि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों चीन। इसके बाद में डॉक्टर
डॉक्टर बीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है, जबकि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में बात करें तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुच रांची में स्थित है, जबकि लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति के संबंध की बात करें तो पीली क्रांति जो है उसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। उसके बाद में रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है, जबकि भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में बादामी क्रांति की बात करें तो बादामी क्रांति मसाला से, जबकि कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। जबकि वहीं बात करें गुलाबी क्रांति के बारे में तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए है, जबकि गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है, जबकि भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और भारत का बगीचा बंगलुरु को कहा जाता है, जबकि बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद में पंजाब जो है वो भारत का अन्न भंडार कहलाता है। दोस्तों, भारत के गेहूं के कटोरी के नाम से हरियाणा को जाना जाता है, जबकि नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। वहीं विश्व का पहला पात्र जो है वो ब्राजील को कहा जाता है, या विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है, जबकि लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। और मसालों का बगीचा के नाम से केरल प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र के बारे में बात करें तो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसको हम लोग चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं, या वह क्षेत्र जो है वो चावल के कटोरा कहलाता है। उसके बाद में केंचुआ जो कि ज़मीन में रहता है वो केंचुआ है, किसान का मित्र कहा जाता है, जबकि प्रकृति का हलवाहा भी कहलाता है। इसके बाद में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। फसल चक्र का तात्पर्य है दोस्तों कि फसल को बदल के लगाना। इस तरीके से इस तरह से मिट्टी की जो उर्वरता है वो कायम रहती है। और पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, जबकि बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया जो है वो टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला पॉइंट है कि वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं, जबकि बीजों के अध्ययन जो है वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो कि खारे पानी में उगता है। थैलेफाइटा की बात करें तो थैलेफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है, जबकि सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटिव है। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। और शिवरामन समिति का संबंध जो है वो नाबार्ड से है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके बाद में हरियाली योजना की बात करें तो हरियाली योजना जो है दोस्तों वो जल प्रबंधन से संबंधित है, जबकि वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। इसके बाद में राष्ट्रीय जल नीति 1987 ईस्वी में लागू हुई थी और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। इसके बाद में वन शोध संस्थान देहरादून में है, जबकि सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की बात करें तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में है। और भारत में सर्वाधिक कृत्रिम गर्भाधान 1942 ईस्वी में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। उसके बाद में कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है और सर्वाधिक वसा जो है वो रेंडियर के दूध में होता है। इसके बाद में पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 ईस्वी को हुआ था, जबकि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की बात करें तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जमुनापुरी, जबकि सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की बात करें तो वो भैंस है दोस्तों मुर्रा। वहीं भैंस का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस है, जबकि भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। उसके बाद में मेहसाना, सूरती, जाफराबादी भैंस, ये सारे के सारे जो है वो भैंस की नस्लें हैं। और भारतीय गाय को टी कप काऊ, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। दोस्तों,
गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है, जबकि बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस है। उसके बाद में सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व के दूध की रानी कहा जाता है। उसके बाद में एंग्ली नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों हम लोग गाय के वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें तो गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है, जबकि गायों का सबसे अच्छी नस्ल कॉन्क्रेज है। और विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि अंगोरा ऊन की बात करें तो अंगोरा ऊन जो है वो दोस्तों खरगोश से, जबकि पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में देश भर में गाय की बात करें तो देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें हैं, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। इसके बाद में बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं, जबकि भैंसों की गर्भावधि 310 दिनों की होती है और बकरी का गर्भावस्था या गर्भावधि होता है 150 दिन, जबकि ऊँट का गर्भावधि होता है 365 से 400 दिन की। उसके बाद में एंथ्रेक्स रोग की बात करें तो एंथ्रेक्स रोग जो है वो गाय और भैंस में होती है। इसके बाद में रानीखेत की बात करें तो ये मुर्गियों अर्थात पोल्ट्री की एक वायरस न्यूकैसल रोग विषाणु जनित रोग है। और मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों गैलस डेमोस्टिकस, जबकि मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम का होता है और मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। उसके बाद में सारंग मधुमक्खी की एक नस्ल है, जबकि मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है और शर्करा के कारण ही जो मधुमक्खी का मध है वो मीठा महसूस होता है या मीठा लगता है। इसके बाद में भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरीज है और भेड़ का गर्भकाल की बात करें तो इसका गर्भकाल 150 दिनों का होता है। जबकि सबसे बड़ा क्लोड स्तनधारी डॉली भेड़ है और सर्वाधिक भेड़ें जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की बात करें तो सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाला भेड़ है दोस्तों मेरिनो। जबकि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है केनिस फेमिलरिस और कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। जबकि बकरी का मांस चेवन या मटन और गाय का मांस बीफ, जबकि हिरण का मांस बेनिसन कहलाता है। इसके बाद में सुअर का मांस पोर्क कहलाता है, जबकि टोमवर्थ बर्कशायर ये सुअर की एक नस्ल है। इसके बाद में मांस उत्पादन के लिए पाई जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। उसके बाद में सारंग, मूंगा, खैरा ये सभी के सभी जो है वो मधुमक्खी के नस्ल हैं। और मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो मोती पिंकटेडा जंतु से निकाला जाता है, जबकि पक्षियों का अध्ययन अर्थिनोलॉजी या अर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में अमरबेल, जिसको कि कसकूटा भी कहा जाता है, वह एक पूर्ण तना परजीवी है, जबकि जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन जो है वो टेक्सोनोमी कहलाता है। इसके बाद में स्तनधारियों में सबसे बड़ा आंख हिरण का, जबकि जंतुओं में शुतुरमुर्ग की होती है। वहीं मच्छरों के समूह की बात करें तो मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, जबकि तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में मछलियाँ सिपीज वर्ग में आती है, जबकि मछलियों में श्वसन की बात करें तो मछलियों में श्वसन जो है वो गड़फड़ों के द्वारा ही होता है और मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और मकड़ियों का अध्ययन एरोनोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। इसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों विश्व एक दर्शन के बारे में। इसमें हम लोग विश्व का भ्रमण करेंगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। पहला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में देशों की कुल संख्या 195 है। कहने का मतलब है कि पूरा जो विश्व है उसमें कुल मिलाकर बात करें तो 195 देश हैं और पूरे अर्थात विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 7.8 अरब है। कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में जो 195 देश हैं उन सभी में मिलाकर के जनसंख्या की बात करें तो 7.8 अरब जनसंख्या है। इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है और दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह है वेटिकन सिटी। इसके बाद में विश्व का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो है 510.07 बिलियन वर्ग किलोमीटर, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। उसके बाद में विश्व में महाद्वीपों की संख्या के बारे में बात करें तो विश्व में कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप है और
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है या सबसे बड़ा महादेश एशिया है, जबकि सबसे छोटा महाद्वीप या छोटा महादेश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या महादेश है। इसके बाद में एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है, जबकि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है, जो कि जापान में है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर की बात करें तो ये हमनगर है क्रोएशिया का। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। कहने का मतलब है कि विश्व में इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक मुसलमान रहते हैं विश्व स्तर पर। वहीं विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम देश है मालदीव, जबकि विश्व का एकमात्र यहूदी देश है दोस्तों वह है इजराइल। कहने का मतलब है कि इजराइल जो है वो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर केवल यहूदी रहते हैं। उसके बाद में विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र है दोस्तों जापान का, जबकि विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र देश है नोरू। इसके बाद में विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश की बात करें तो वह है दोस्तों जिब्राल्टर, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है रूस। इसके बाद में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है ग्रीनलैंड। और सार्क देशों में सबसे घना देश है बांग्लादेश। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले द्वीप की बात करें तो जावा द्वीप है, जबकि बड़ा प्रायद्वीप ये है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है ग्रीनलैंड को, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों इंडोनेशिया। इसके बाद में बात करें तो विश्व का सबसे अमीर देश है कतर, जबकि विश्व का सबसे गरीब देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। उसके बाद में विश्व का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश फिनलैंड है तथा न्यूनतम साक्षरता वाला देश दक्षिणी सूडान है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे लंबी सीमा वाले देश की बात करें तो विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है, जबकि सबसे छोटा सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश नाइजर है, जबकि सबसे निम्न प्रजनन वाला देश स्वीडन है। वहीं बात करें तो सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राज़ील है। कहने का मतलब है कि विश्व में ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक पशु मिलते हैं। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, और दूसरे स्थान पर दोस्तों चीन या मंदारिन भाषा का स्थान आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों माओरी के बारे में। माओरी जो है वो एक न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। कहने का मतलब है कि माओरी एक जाति है जो कि न्यूजीलैंड में निवास करती है। उसके बाद में एबिरजोन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, जबकि रेड इंडियन की बात करें तो रेड इंडियन जनजाति जो है वो उत्तरी अमेरिका के द्वारा निर्मित आवास टीपी कहलाता है। उसके बाद में निग्रो मध्य अफ्रीका के मुख्य प्रमुख जनजाति है, जबकि यूर्त खिरकी मध्य एशिया जनजाति का घर है। उसके बाद में इग्लो की बात करें तो इग्लो एस्किमी जनजाति जो कि ग्रीनलैंड एवं कनाडा की है उसके द्वारा बर्फ से निर्मित आवास होता है। ये इग्लू जो है दोस्तों वो एक आवास होता है जो कि बर्फ से निर्माण किया जाता है इसका, और ये निर्माण किया जाता है दोस्तों एस्किमो जनजाति के द्वारा। उसके बाद में पिग्मी की बात करें तो पिग्मी कांगो बेसिन अर्थात अफ्रीका की जनजाति है, और बोरो जो है वो ब्राज़ील अर्थात दक्षिण अमेरिका की जनजाति है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मॉरिस कहलाते हैं, जबकि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। दोस्तों सबसे अधिक अम्लीय वर्षा वाला देश नॉर्वे है, जबकि चकमा जो है दोस्तों वो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। इसके बाद बात करें तो विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसके बाद में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और यह अफ्रीका में स्थित है, और इसका उद्गम स्थल है दोस्तों विक्टोरिया झील। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। इसके बाद में नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है काहिरा, जबकि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी कही जाती है। इसके बाद में ब्राज़ील के कहवा बाग फैजेंटा कहलाता है, और कहवा अर्थात कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है दोस्तों ब्राज़ील। और विश्व के सबसे बड़े हीरे की खान की बात करें तो वह है किम्बरले जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और सोने की सबसे बड़ी खान की बात करें तो सोने की सबसे बड़ी खान है दोस्तों ओंटेरियो जो कि कनाडा में है। वहीं विश्व विख्यात सोने की खान कुलगुरली और कुलगार्डी की बात करें तो यह है ऑस्ट्रेलिया में, जबकि सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला देश है अमेरिका। उसके बाद में बक्साइट अभ्रक सोना जस्ता कपास और ऊन उत्पादक के दृष्टिकोण से अग्रणी देश है दोस्तों चीन। कहने का मतलब है कि चीन में पर्याप्त मात्रा में या सबसे अधिक मात्रा में बक्साइट अभ्रक सोना जस्ता कपास और ऊन उत्पादित किया जाता है। उसके बाद में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों मैक्सिको, जबकि सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है।
इसके बाद में अटाकामा मरुस्थल की बात करें तो अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों कहाँ, तो यह दक्षिण अमेरिका में। वहीं रेल मार्ग के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, जबकि फ्रांस अर्थात पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद में सबसे ऊंचे इमारत की बात करें तो सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है जो कि दुबई में है। और उसके बाद में पेट्रोनेस टावर की बात करें तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में है, जबकि सीयर्स टावर शिकागो अमेरिका में है और सीएन टावर टोरंटो कनाडा में स्थित है। इसके बाद में एफिल टावर की बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है, जबकि पोर्सिलीन टावर नानकिंग चीन में स्थित है। उसके बाद में ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। जबकि भारत में बात करें तो भारत में तो स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। इसके बाद में रेड स्क्वायर की बात करें तो ये मास्को रूस में स्थित है, जबकि जूट तथा दूध के उत्पादन में अग्रणी देश है दोस्तों भारत। कहने का मतलब है कि विश्व स्तर पर भारत में जूट और दूध का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में या भरपूर मात्रा में होता है या अत्यधिक मात्रा में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश की बात करें तो वह है थाईलैंड, जबकि बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कहने का मतलब है कि आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य है वह है दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य। और इंग्लिश चैनल के बारे में बात करें तो इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, जबकि विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य बेसिन की बात करें तो सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य है दोस्तों डेविस जलडमरू मध्य, जो कि ग्रीनलैंड और मैफिन द्वीप पर स्थित है। इसके बाद में बात करें तो उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। कहने का मतलब है कि उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर की बात करें तो वह एक ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम और ये उत्तरी अमेरिका का ही है वो गर्म जलधारा है। इसके बाद में गल्फ स्ट्रीम जलधारा की बात करें तो ये यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि यूरोप का गर्म कंबल के नाम से कौन जाना जाता है, तो वह गल्फ स्ट्रीम जलधारा। जबकि दक्षिण अफ्रीका का उष्ण मरुस्थल है दोस्तों पेंटागोनिया, और विश्व का सबसे गर्म स्थान है अल अजीजियाह जो कि लीबिया में है और ये अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद में साइबेरिया जो कि एशिया का ही हिस्सा है, यह स्थित है दोस्तों बरखोयांग्स जो कि पृथ्वी की शीत ध्रुव पर है और ये संसार का सबसे ठंडा स्थान है। कहने का मतलब है कि संसार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों, वो है साइबेरिया। इसके बाद में एशिया का सबसे गर्म स्थान की बात करें तो एशिया का सबसे गर्म स्थान है जैकोबाबाद, जबकि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है और लेबनान पूर्व का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। जबकि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड तट पर है। उसके बाद में क्वींसलैंड की राजधानी की बात करें तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, जबकि जापान की नागासाकी नगर जो है दोस्तों वो है क्यूशू द्वीप पर। वहीं सुमात्रा द्वीप के बारे में बात करें तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है और यह हिंद महासागर में तथा जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। जबकि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है दोस्तों वो भारत का एक राज्य है मेघालय, वहाँ पर होता है। और मेघालय में एक जगह है मानसिनराम, वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है विश्व स्तर पर। यहाँ पे बारिश होती है दोस्तों 1183.3 सेंटीमीटर। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहा जाता है जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में है। उसके बाद में सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश की बात करें तो वह है सऊदी अरब। और यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश की बात करें तो वह है कजाकिस्तान। कहने का मतलब है कि तेल का निर्यात करने में सऊदी अरब पहले स्थान पर है, जबकि यूरेनियम के उत्पादन करने में कजाकिस्तान पहले स्थान पर है। इसके बाद में सेसिल्स मेडागास्कर तथा डेगो गार्सिया द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। उसके बाद में डायामेंटिना हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। और उसके बाद में सारगोसे सागर की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसका गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। और अफ्रीका स्थित कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अफ्रीका में एक नदी है कांगो नदी जो कि विषुवत रेखा को, और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद में बात करें तो एकमात्र महाद्वीप है, और वो कौन महाद्वीप है, वह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। कहने का मतलब है कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये तीनों की तीनों रेखाएं जो है वो उसे गुजरती है। इसके बाद में
एस्टेनली जलप्रपात की बात करें तो ये कांगो नदी पर स्थित है, जबकि विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। वहीं डेन्यूब नदी की बात करें तो ये बुडापेस्ट से होकर के बहती है और पोटोमैक नदी जो है वो दोस्तों वाशिंगटन से होकर के बहती है। इसके बाद में काला पर्वत की बात करें तो काला पर्वत भूटान में स्थित है, जबकि स्विट्जरलैंड घड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाटो है, जो कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद में अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। अंटार्कटिका को ही श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सालों साल हमेशा बर्फ से ही ढका होता है और बर्फ से ढके होने के कारण ही इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करें तो कागज उत्पादन अग्रणी देश अमेरिका है। कहने का मतलब है कि अमेरिका जो है दोस्तों वो कागज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट जो कि मेक्सिको की खाड़ी है उस पर चलने वाली चक्रवात वह दोस्तों हरिकेन और टर्नेडो। कहने का मतलब है कि वो चक्रवात हरिकेन और टर्नाडो के नाम से जानी जाती हैं। जबकि दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है और महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। उसके बाद में प्रशांत महासागर के बारे में बात करें तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहते हैं। इसके बाद में मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया यूएसए में है। उसके बाद में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, जबकि आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। और सबसे अधिक मछली पकड़ने वाले की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक मछली पकड़ते हैं लोग चीन में, जबकि सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। इसके बाद में श्रीलंका है दोस्तों। श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है, जबकि बुडापेस्ट, उसके बाद में बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश इटली है, जबकि पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इसके बाद में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है दोस्तों अर्जेंटीना, और कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। उसके बाद में नॉर्मैंडी बीच फ्रांस में स्थित है, जबकि एटलस पर्वत जो है दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप की बात करें तो वो यूरोप है। कहने का मतलब है कि यूरोप जो है दोस्तों वो सबसे अधिक नगर वाला महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़े नदी की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम भारत में है और इसके जोरहट जिले में स्थित है। इसके बाद में अफीम उत्पादक में अग्रणी देश है अफगानिस्तान, और अंगूर एवं सेब के उत्पादन में पहले स्थान चीन का है। उसके बाद में स्प्री नदी जर्मनी में स्थित है, जबकि सेवन हिल्स नाम जो है वो रोम शहर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका या दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, जबकि ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है। यूगोस्लोवाकिया की बात करें तो यूगोस्लाविया जो है वो नाम बदल करके 2003 में उसको सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो कर दिया गया है, जबकि सबसे अधिक गंधक उत्पादक वाला देश है मैक्सिको। उसके बाद में नियाग्रा की बात करें तो नियाग्रा प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। वहीं मसूद जनजाति की बात करें तो ये पाकिस्तान में पाई जाती है, जबकि आइल ऑफ पर्ल ये बहरीन में अवस्थित है। और पीला सागर पूर्वी चीन सागर का उत्तरी भाग है और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। वहीं एम्स्टर्डम की बात करें तो ये बेसिन ऑफ द नॉर्थ कहलाता है, जबकि नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। वहीं बकिंघम पैलेस की बात करें तो ये लंदन में है, जबकि लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद में मानव द्वीप जिसे कि आइसलैंड ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है, वह उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। और संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। उसके बाद में ग्राउंड जीरो की बात करें, ग्राउंड जीरो अर्थात भूभाग न्यूयॉर्क में स्थित है और बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है कि दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन कहा या माना जाता है। उसके बाद में अमेरिका की रानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्तों तो ये है वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी स्थित है पोटोमैक नदी के किनारे। जबकि पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। और उसके बाद में इंटरनल सिटी अर्थात होली सिटी, उसके बाद में शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। इसके बाद में साल्टोरी कटक सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। और सी आइलैंड जो है वो कपास की किस्म को कहते हैं। इसके बाद में माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कहने का मतलब है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी को ही माउंट ब्लैक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विश्व का प्रसिद्ध
विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभ्यारण्य तंजानिया में स्थित है, जबकि मंगोला पतन बांग्लादेश में स्थित है। उसके बाद में कुकाबारा की बात करें तो कुकाबारा को ही ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं, जबकि जबकि सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है और मसाई केन्या एवं तंजानिया की जनजाति है। उसके बाद में गल्पासोग या गल्पागोस द्वीप जैविक स्वर्ग कहलाता है, जबकि बाल्कन पहाड़ियाँ यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद में मानसरोवर झील की बात करें तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है और एलिफेंटा पास ये श्रीलंका में है। दुबई की बात करें दोस्तों तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वहीं बारबोसा की बात करें तो बारसोवा घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है, जबकि मिस्र की राजधानी कायरो है। वहीं स्वात घाटी की बात करें तो स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है और मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। इसके बाद में सन बेल्ट जो कि अमेरिका में है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सन सिटी की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। और सेंटोस जो है वो दुनिया की कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। और रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि रूस जो है उसमें कुछ एशियाई भाग भी हैं और उसी भाग को साइबेरिया के नाम से जानते हैं। जबकि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है और सिनकोना उत्पादक का बड़ा देश है दोस्तों इंडोनेशिया। इसके बाद में हम लोग यूरोप के बारे में बात करें तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज रूस में है, जबकि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वहीं यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। इसके बाद में शैंपेन शराब सबसे अधिक फ्रांस में बनती है, जबकि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेसस राज्य कहा जाता है। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जो कि अलास्का में है और सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर के विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। उसके बाद में ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये तीनों के तीनों जो हैं वो पहाड़ी हैं और ये तीनों पहाड़ियाँ हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद में एंडीज पर्वत की बात करें तो ये पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। कहने का मतलब है कि इंडीज पर्वतों के जो पूर्वी ढलान है और उसी ढलान के वनों को मोंटाना कहते हैं, जबकि इंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक राजधानी ब्लैम्पटन या ब्लैम्फान्टेन है, जबकि एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एशिया और यूरोप ये दो महाद्वीप हैं और ये दोनों महाद्वीपों का जंक्शन के नाम से मिस्र को जाना जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी या ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसके बाद में न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट कुक, जबकि नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड है और लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद में एमू तथा कोकाबर्रा ये दो पक्षी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है तथा शुतुरमुर्ग पक्षी कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। इसके बाद में हम लोग अर्जेंटीना के बारे में कुछ बात करें तो अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों को एंटान्सिया और यहाँ के पशुपालकों को गुआंको कहते हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है और ये ब्राजील में है। उसके बाद में पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है, जबकि विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद में बहरीन और कतर की बात करें तो बहरीन और कतर के बीच में हॉर्मुज जल संधि है और अफ्रीका को काला महादेश एवं पठारों के महाद्वीप भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अफ्रीका जो द्वीप है वो काला महादेश और पठारों के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मानव जिसे कि होमोसेपियंस भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से ही हुई है। उसके बाद में मिस्र के किसान को फैलाह कहते हैं, जबकि नाइजीरिया को तेल ताड़का देश कहा जाता है। उसके बाद में पेम्बा एवं जंजीबार लॉन्ग द्वीप कहलाता है। इसके बाद में रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, जबकि राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र गोवा में स्थित है। उसके बाद में केला उत्पादन के लिए जमैका विश्व प्रसिद्ध है और कनाडा के वनों में लकड़ियाँ काटने वाले लोगों को
लैम्बरजैक कहते हैं। जबकि बाल्सा की बात करें तो बाल्सा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है जिसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। इस तरीके से दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, नाव बनाने में जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता है वह लकड़ी है बाल्सा। इसके बाद में दर्शनीय स्थल कोलोसियम रोम में स्थित है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर है दोस्तों, वह स्वेज नहर, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और ये कहाँ है तो ये मिस्र में है। उसके बाद में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और इसका निर्माण वर्ष 1914 ईस्वी में किया गया था। सू नहर की बात कर ले तो सू नहर सुपेरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। जबकि डेट्रॉयट जो कि अमेरिका में है, डेट्रॉयट जो है वो एक कार उद्योग केंद्र है। उसके बाद में ब्यूनस आयर्स लम्पलाटा नदी के किनारे है, जबकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो वह है बिली। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिली कहलाता है। वहीं ऐसा देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कहने का मतलब है कि विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं लगती है, और जिस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं लगती है उस देश को ही भू आवेष्टित देश कहते हैं। कहने का मतलब है कि भू आवेष्टित देश जो है वो समुद्र से उसकी सीमा नहीं लगती है, वे सारे के सारे चारों ओर से दोस्तों स्थल मार्ग से ही घिरे होते हैं या स्थल बाउंड्री से ही घिरे होते हैं। इस तरीके से बात करें तो सबसे बड़ा भू आवेष्टित या स्थल रुद्ध देश की बात